हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये जो हमारा डायमेंशन फार्मूला है ये हम कैसे निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए अलग डायमेंशन फार्मूला होगा, गैस कांस्टेंट के लिए अलग डायमेंशन फार्मूला होगा। तो हम पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। अब जैसे हमने पढ़ तो लिया, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है डायमेंशन फार्मूला की। तो इसकी ये 4 एप्लीकेशन दी हुई हैं, तो इसको पहले नंबर से देखेंगे। पहला नंबर है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला। हम इस डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से ना किसी भी फार्मूला को देख सकते हैं कि वो फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। मतलब कि अगर हमें कोई फार्मूला देगा दिया हुआ है, जैसे फोर्स का होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अब हम उसका डायमेंशन निकाल के ना, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल के और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल के ये चेक कर सकते हैं कि जो ये फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट भी है या नहीं है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो फार्मूला सही है, करेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब वो फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वैसे भी गलत होगा, वो करेक्ट नहीं है फार्मूला। ठीक है, तो इस हम ये भी चेक कर सकते हैं, इफ़ द डायमेंशन ऑफ द बोथ द साइड इन रिलेशन आर सेम देन द रिलेशन इज सेड टू बी करेक्ट, एंड इफ दिस डायमेंशन आर नॉट द सेम देन इट इज़ इनकरेक्ट। वही है, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे, अगर वो सही है तो मतलब वो फार्मूला सही है, करेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो मतलब वो फार्मूला गलत है। डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला इन अ गिवन फार्मूला। हम इस डायमेंशनल की हेल्प से एक किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं फोर्स का नहीं पता डायरेक्टली, तो हमें फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो मास का निकाल लो, एक्सेलरेशन का निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हम फोर्स का इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक और एप्लीकेशन है। हमारा थर्ड आता है डिडक्शन ऑफ रिलेशन अमोंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, फोर्थ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हमने ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पढ़े थे ना, सी जी एस, एस आई, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम थे। तो हम इस डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 एन U1 और N2 U2 क्या है, ये रहे। N1 है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज़ इन द फर्स्ट सिस्टम। N1 मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है क्वांटिटी की पहले सिस्टम में, और U1 डायमेंशन फार्मूला क्या है पहले सिस्टम में। ठीक है, जिसमें हमारा मतलब जिस सिस्टम में हमारा ऑलरेडी वो फार्मूला है। अगर सपोज करो हम एस आई से सी जी एस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर एम के एस से सी जी एस से में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये N1 U1 जो है ये एम के एस की हैं, ये वाला दोनों M1 और U1। ठीक है, और ये जो N2 U2 है ये सी जी एस की हैं। अगर हम एम के एस से सी जी एस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब फोर्स का जो यूनिट होती है एम के एस में तो होती है यूनिट। ठीक है, और लेकिन अगर हम सी जी एस में देखें तो सी जी एस में होती है डाइन, डी वाई एन ई। ऐसे ही वर्क और या फिर एनर्जी की जो यूनिट होती है एम के एस में होती है जूल, लेकिन अगर सी जी एस में देखो तो होती है अर्ज, ई आर जी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, ये मैंने आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, और अलग अलग सिस्टम्स में यूनिट अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया इसकी एप्लीकेशन होता है, इसके लिमिटेशंस भी होंगी कुछ, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन है वो हम ये देखेंगे। पहली लिमिटेशन है इसकी, दिस मेथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अस अबाउट द डायमेंशन कांस्टेंट इन द फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है ना उस पे ही डिपेंड करती हैं। ये कोई डायमेंशनल कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताती हमको, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराती जो फार्मूले में कांस्टेंट लगाए गए हैं, जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह है ना उनको। सेकंड है, इफ़ अ क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज़ हैविंग डायमेंशन द फार्मूला कैन नॉट बी डराइव। अगर जो क्वांटिटी है वो 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है एक क्वांटिटी, तो उसका फॉर्मूला हम डराइव नहीं कर सकते। ये भी उसकी सेकंड
लिमिटेशन है। और इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है? द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन विच हैव नो डायमेंशन कैन नॉट बी ड्राइव। और तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह, और कुछ हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई वाले, जिसको ई की पावर में लिखते हैं ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले ये वाले ई, और ये लॉग वाले भी होते हैं, एल ओ जी, ठीक है, लॉग वाले, या फिर साइन थीटा वाले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, साइन कॉस ये वाले भी होते हैं, साइन थीटा। तो ये सब इनको ये नहीं कर पाता, मतलब इनको ये ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायमेंशन नहीं होता, इनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। फोर्थ, द मेथड ऑफ डायमेंशन the method of dimensions cannot be used to derive of exact form of relations when it consists of more than one part of any side. The exact formula of the formula s equal to ut plus half at squared cannot be derived. अब ये जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ना। दी मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव ऑफ द ईच एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट मोर देन वन पार्ट ऑफ द वन साइड। मतलब एक से ज़्यादा पार्ट जब एक साइड होता है तो ये भी उसको नहीं डराइव कर पाता। ये चार इसकी हमने लिमिटेशन पढ़ी, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। इसकी कितनी एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी डिनोट्स दैट हाउ क्लोज इज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने मेजर की है, वो जो सही वैल्यू ट्रू वैल्यू है उसके कितने पास है। मतलब अगर सपोज करो जो उसकी जी की वैल्यू होती है 9.82 समथिंग है ना, और अब हमारी वैल्यू आ रही है 9.81, तो वो जितना ज़्यादा क्लोज होगी उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी वैल्यू। ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। ऐसा एग्जांपल इसमें दे रखा है जो मैंने अभी बताया था। अब आता है एरर। एरर कैसे फाइंड करते हैं? एरर इट इज़ डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। एरर का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, और हमने जो मेज़र किया है वो वैल्यू क्या है, उन दोनों का डिफरेंस। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है, उसके बीच का डिफरेंस। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा एरर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना कम एरर होगा उतने कम। और ये एरर होते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में ही अंदर कुछ एरर हो। ये टाइप्स ऑफ एरर है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर के अंदर आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और पर्सनल एरर, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लेने में कुछ गलती कर दी हो। एक होता है लीस्ट काउंट एरर, मतलब कि जो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो कम से कम वैल्यू जिसको वो मेज़र कर पाए, ठीक है, कम से कम वैल्यू जिसको वो आसानी से मेज़र कर पाए, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का 0.001, स्क्रू गेज का 0.0001, 0.001, और वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर। ये इसके लीस्ट काउंट हैं ये, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। Systematic error can be minimized by improving instrumental techniques, selecting better instrument and removing personal error as far as possible. सिस्टमेटिक एरर को हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि मतलब कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले, अच्छी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट ले, उसमें ज़्यादा से कम लीस्ट काउंट होना चाहिए उसमें, और हमें अच्छे से करने चाहिए जिससे कि पर्सनल एरर ना हो। पर्सनल एरर होता है जो अपने खुद से आता है, पर्सनल एरर, ठीक है। दूसरा टाइप होता है रैंडम एरर। देयर आर एरर विच अराइज ड्यू टू द रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन द इंस्ट्रूमेंट कंडीशन, एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। और जो रैंडम एरर है वो किससे आते हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन होता है, मतलब कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा हो गई, या फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो ये
जो फिजिकल थिंग्स होते हैं ना, एटमॉस्फेयर से आता है ये रैंडम एरर। एक होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर अराइज ड्यू टू द केयरलेस ऑफ द ऑब्जर्वर। केयरलेसनेस मतलब कि ग्रॉस एरर का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा उस एक्सपेरिमेंट पे, है ना। तो उसकी केयरलेस से भी ग्रॉस एरर होता है। फिर होता है एब्सोल्यूट एरर। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इसकी देखो, एरर की डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में फ़र्क पता है ना आपको। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी पावर कितनी है किसी भी चीज़ की। जैसे मैं बोलूँ 10 न्यूटन फोर्स है, तो 10 न्यूटन क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ में या साउथ में, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो हो गई नॉर्थ, या फिर जो भी बोला साउथ। ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है किस किस का, डिफरेंस का, ट्रू वैल्यू के और मेजर्ड वैल्यू को। इसको लिखते कैसे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मैग्नीट्यूड वैल्यू। और जो लास्ट में ये ऐसे वो है ना लाइन, इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है। ये साइड में जो लाइन है, लाइनिंग टाइप में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की। अब ये इसके फॉर्मूले है, ए मीन इक्वल टू वन प्लस ए टू प्लस ए। ये आपने नॉर्मल छोटी क्लास में पढ़े होंगे बहुत बार। ठीक है। अब ये रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू एरर, और ये मीन रिलेटिव एरर, ये फॉर्मूलेज हैं, सिंपली पढ़ोगे तो आ जाएगा आराम से। ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कैसे एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब फॉर्मूलेज हैं, इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज हैं, आसानी से आ जाएंगे। मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, है ना। ये सब एरर है। तो ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ पे एरर के एक बार ये फॉर्मूलेज देख लेना। अगर नहीं प्रॉब्लम आती है, कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। ये वैसे जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थे ना, बहुत छोटे छोटे थे। चैप्टर 1 की जो फुल 2 पार्ट बनाया है मैंने, वो भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। और ये चैप्टर 2 के भी 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था, अब ये पार्ट 2 को मैं अपलोड करने वाला हूँ, करूँगा इसको अब आज। तो आप इसको भी देख लेना। अगर किसी को पार्ट 1 में प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे से कमेंट में पूछ सकता है, या फिर मेरी पर्सनल आईडी पे मेल कर सकता है। ठीक है। और ये पार्ट 2 ये चैप्टर 2 के भी 2 पार्ट हैं, चैप्टर 1 के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है। तो टोटल 4 पार्ट्स हो गए इसके, चैप्टर 1 और 2 के। अब हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।